हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से प्राइम बायोलॉजी पर। मानव शरीर के विभिन्न तंत्र हम देख रहे थे, एक मेजर टॉपिक है जिसमें पिछले 2 लेक्चर में हमने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र देखा था। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का नाम लेते से ही आपके माइंड में रक्त और हार्ट की बात आती है, ब्लड और हार्ट की बात आती है। तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं। हम देखेंगे हार्ट की स्टडी करेंगे, साथ ही रक्त वाहिनियों और रक्त की स्टडी करेंगे कि कौन कौन से टाइप की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, रक्त के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और हार्ट की क्या क्या स्ट्रक्चर हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिए, मतलब वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र को हम आम लैंग्वेज में समझें, बिल्कुल एकदम ग्राउंड जीरो पर समझें तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप जिस भी शहर या गांव में रह रहे हो उसका, आपके शहर में या आपके गांव में जो पानी की सप्लाई है वो पूरे शहर में फैली हुई है पाइपलाइन के द्वारा, और एक वाटर का स्रोत है जहाँ से पूरे शहर में पानी आता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हार्ट में ऐसा ही काम है। शरीर के अंदर बिल्कुल पूरा सिस्टम फैला हुआ है नलियों का, जो नलियों के थ्रू जो ब्लड उन नलियों में फ्लो होता है। और वर्क क्या है कि जो यह रक्त इन नलियों में बह रहा है वो हर एक सेल्स तक पहुँचता है, और हर एक सेल्स तक पहुँचने का उद्देश्य क्या है कि उन सेल्स को भोजन, पानी, हार्मोन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, जो भी आवश्यक तत्व हैं वो उन सेल्स तक पहुंचाए जा सकें। मतलब हमने पाचन किया पाचन तंत्र के द्वारा, जो जिसका अवशोषण आंत में हो गया, लेकिन उसको हर एक सेल्स तक वितरण भी करना है। तो यह वितरण कौन करता है? परिसंचरण तंत्र, क्योंकि यह एक नेटवर्क है, इसमें पूरी नलियां फैली हुई है शरीर के अंदर परिसंचरण से रिलेटेड। तो यह नलियों के थ्रू खाने योग्य चीज़ें, जो भी सेल्स की आवश्यकता है उनको ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्योंकि जो लंग्स से ऑक्सीजन ली थी हमने श्वसन तंत्र में, लंग्स से हमने ऑक्सीजन ली, मतलब नासा छिद्रों से लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ली और कुपिकाओं में गैसेस का एक्सचेंज हुआ और वह O2 रक्त की नलिकाओं में घुल गई थी, और रक्त की नलिकाओं में वह ऑक्सीजन घुलकर पूरे रक्त में फैल जाती है और ये पूरा रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है नलिकाओं के द्वारा, और हर सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है। तो कुल मिला के परिसंचरण टर्म का मतलब ही यही है कि सर्कुलेशन, सर्कुलेट करना चीज़ों को। आपके माइंड में जो कोई भी ग्लैंड है, माना कि हाइपोथैलेमस मान लेते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड मान लेते हैं, उनसे सीक्रेट होने वाला हार्मोन बॉडी में हर एक जगह पहुंचता है। तो कैसे पहुंचता है वो? ब्लड के थ्रू। आप जो टेबलेट ले रहे हो, आपका सिर दर्द हो रहा है लेकिन टेबलेट आप मुंह से लेते हो, आपका पेट दर्द हो रहा है लेकिन आप टेबलेट मुंह से ले रहे हो, ओरल ले रहे हो। टेबलेट कहाँ जाती है? स्टमक इंटेस्टाइन में, वहाँ जाके घुलती है। आप खांसी की दवाइयाँ ले रहे हो, मुंह में एब्जॉर्प्शन हो जाता है ड्रग्स का। एल्कोहल ले रहे हो तो यह सारी चीज़ें रक्त में मिश्रित हो जाती हैं और पूरे शरीर में फैलती है। तभी तो सर दर्द की टेबलेट लेने से, जबकि टेबलेट मुंह से ली जा रही है लेकिन सर दर्द ठीक हो जाता है। पैर दर्द हो रहे हैं, टेबलेट मुंह से ली जा रही है लेकिन पैर दर्द ठीक हो जाता है। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि वह पूरे शरीर में घुल जाती हैं ब्लड के अंदर, और ब्लड पूरे शरीर में फैला हुआ है। ब्लड का नेटवर्क है किसके द्वारा? परिसंचरण तंत्र के द्वारा। आप अगर रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपके खेतों में ड्रिप लाइन होगी, किसी के खेत में ड्रिप लाइन में क्या होता है, आप जो खेत में कुआं खुदा रहता है उसको आप मान सकते हो हार्ट। वहाँ पर लगी मोटर लगातार पानी को पंप करती रहती है और पानी पूरे खेत में ड्रिप लाइंस के द्वारा, उन नलियों के द्वारा फैलता रहता है। और फाइनली एक आखिरी पाइप फिर आता है, जो पाइप पानी लेके निकला था पूरे खेत में नलियों के द्वारा, वो वापस रिटर्न होके वापस कुएं में गिरता है। ठीक इसी प्रकार आप हार्ट को समझ लीजिए। हार्ट से पाइप निकलते हैं, पूरे शरीर में फैलते हैं, वापस उधर से लौट के दोबारा आके हार्ट में आते हैं, जैसा कि ड्रिप लाइन में हो रहा है। खेत पे लगी, खेत में जो भी प्लांट्स हैं, जो भी सब्जियां बो रखी हैं, अनाज बो रखा है, उनके लिए अगर दवाई चाहिए तो आप वहीं पर ही स्टार्टिंग पॉइंट पे ही यूरिया, सल्फर, पोटाश मिला देते हो, जो कि हर एक पौधे तक पहुंच जाता है।
ठीक इसी प्रकार रक्त में घुली हुई ऑक्सीजन और भोजन हर एक सेल्स तक पहुंच जाता है। तो ये होता है यहाँ पर नलियों का नेटवर्क। तो शुरू करते हैं हम टॉपिक स्ट्रक्चर के साथ और इसके इंट्रोडक्शन के साथ। फर्स्ट देख रहे हैं स्टडी, परिसंचरण तंत्र की स्टडी कहलाती है एंजियोलॉजी, और फादर ऑफ एंजियोलॉजी है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले इस पर काम किया था। और दो टाइप के यहाँ पर परिसंचरण तंत्र होते हैं, एक तो होता है खुला प्रकार का और एक होता है बंद प्रकार का। खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इसमें गुहा के अंदर रक्त भरा रहता है। जो भी ऑर्थ्रोपोड्स हैं नॉन कोडेट हैं, जिनमें नोटोकोड नहीं पाई जाती हैं, नॉन कोडेट हैं, उनमें जैसे कॉकरोच है एग्जाम्पल ले सकते हैं, उनमें रक्त एक गुहा में भरा रहता है, उनमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है। पूरी बॉडी में रक्त फैला हुआ है बिना किसी ब्लड वेसल्स के, मतलब जो उनके ऑर्गन हैं वो डायरेक्ट एक पात्र की तरह उसमें डूबे हुए हैं। मतलब मान सकते हैं कि उनकी बॉडी कैविटी एक पात्र की तरह वर्क करती है जिसमें उनके ऑर्गन डायरेक्ट उस ब्लड के कांटेक्ट में हैं। तो खुले प्रकार के में क्या है, लाइनें गुहा में रक्त भरा रहता है, ऊतक या टिश्यू ऑर्गन सब डायरेक्ट इस तरल के संपर्क में रहते हैं। ये बातें हो गई। एग्जाम्पल है नॉन कोडेट, जिसमें हम नॉन कोडेट में भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का के सदस्यों का। इसी प्रकार अगर बंद प्रकार की बात करें तो जो कि हमारे अंदर होता है ह्यूमन के अंदर, उसमें रक्त वाहिनिकाओं में बहता है, मतलब रक्त वाहिनिकाओं से बाहर नहीं आता। आपके अंदर शरीर में जो रक्त वाहिनिकाएं हैं, रक्त उन्हीं के अंदर बहता है, वो उससे बाहर नहीं आता। रक्त बंद नलिकाओं में बहता है। ऊतक रक्त के सीधे संपर्क में नहीं रहते, क्योंकि ऊतक रक्त के सीधे संपर्क में नहीं रहते, मतलब रक्त वाहिनिकाओं में बहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कोर्डेटा, एनेलिडा। डायग्राम अगर इसका देखें तो माना कि ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हार्ट में पहुंचता है, बीच में 4 चेंबर वाला हार्ट है, यहाँ पे पहुंचता है और हार्ट से पंपिंग होकर पूरे शरीर में जाता है सभी ऊतकों तक। ये ऊतकों को दर्शा रहा है ये वाला बॉक्स। और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 जनित ब्लड वापस हार्ट में आता है, हार्ट इसको पंप करके लंग्स तक पहुंचाता है और वहां पे वापस से ये ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीजनित ब्लड हो जाता है। तो ये पूरा सर्किट एक नलियों के अंदर बंद है, यहाँ पर टिश्यू डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टेक्ट में नहीं रहते हैं। आगे बात बढ़ाते हैं। मनुष्य का परिसंचरण तंत्र की बात करें तो वक्ष गुहा के मध्य अवकाश में अधर तल की ओर दोनों फेफड़ों के बीच में उपस्थित होता है। पिछले लेक्चर में जब हमने लंग्स की बात की थी तो उसमें हार्ट को भी शो किया था। तो वक्ष गुहा के मध्य में, वक्ष गुहा ये वाली डायफ्राम से ऊपर वाली वक्ष गुहा, डायफ्राम से नीचे वाली उदर गुहा, तो वक्ष गुहा के मध्य में मतलब यहां पर, और दोनों लंग्स के बीच में लेफ्ट लंग्स पे नोच मारता हुआ, लेफ्ट लंग्स पे जो बायां फेफड़ा है उस पे नोच लगती है, वहां प्रेजेंट होता है दोनों लंग्स के बीच में अपना हृदय। और हृदय की पोजीशन होती है थोड़ी सी दाईं तरफ झुकी हुई और पीछे की तरफ झुकी हुई, ऐसे प्रेजेंट होता है हार्ट। ये जो हार्ट है ये हमारे शरीर के अंदर दायां झुका हुआ, राइट झुका हुआ और ऐसे पीछे की तरफ झुका हुआ है। तो लाइन क्या है कि वक्ष गुहा के मध्य अवकाश में अधर तल पर, अधर तल का मतलब है ये वाला अधर तल है, जिधर फेस है वो अधर तल है, तो अधर तल की ओर प्रेजेंट होता है, न कि पृष्ठ तल की ओर। तो अधर तल की ओर प्रेजेंट है, दोनों फेफड़ों के बीच में उपस्थित है। उत्पत्ति में मीजोडर्म है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो जर्म लेयर बनती हैं वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, उनमें से यह मीजोडर्म से डेराइव है, मीजोडर्म से इसकी उत्पत्ति हुई है। 4 कक्षीय होता है, सबको पता है 4 कक्षीय हार्ट होता है, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। दोनों ऊपर वालों सेक्शन को आलिंद बोलते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दोनों आलिंद है और ये दोनों नीले है। ये R राइट हैंड साइड को बता रहा है, L लेफ्ट हैंड साइड को बता रहा है। A जो लिखा है वो ओरिकल है या आर्ट्रियम बोल सकते हैं, जिसका हिंदी मतलब होता है आलिंद, और ये वेंट्रिकल है जिसका मतलब होता है नीले। तो नीचे वाले दोनों नीले, ऊपर वाले दोनों आलिंद होते हैं। तो 4 सेक्शन में बटा हुआ है, 4 कक्षीय हार्ट होता है, गुलाबी रंग का होता है, मांसल होता है, तभी तो ये पंप करता रहता है, इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती, मांसल होता है और खोखला होता है, तभी तो इसमें ब्लड होके पास होता है। शंकुआकार आकृति होती है, आकृति इसकी शंकुआकार होती है, मतलब बंद मुट्ठी की तरह होता है। बंद मुट्ठी एक शंकुआकार है, ये यहाँ से चौड़ी है, ब्रॉड है और नीचे से नैरो है, बंद मुट्ठी की तरह होता है, फिस्ट की तरह होता है और शंकुआकार है। शंकुआकार से आपके माइंड में बात आती है ऐसे, शंकुआकार स्थिति यही तो होती है, न कि ऐसे ऐसे ऊपर तीखा कोना नीचे चौड़ा कोना। तो
हार्ट का तीखा कोना नीचे है, जो ऊपर वाला हिस्सा है शंकु का उसको एपेक्स बोलते हैं, शीर्ष भाग, और जो नीचे चौड़ा वाला भाग है उसको बोलते हैं बेस, आधारीय भाग। तो हार्ट का शीर्ष भाग हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा अपेक्स शीर्ष भाग, और ये वाला भाग हो जाएगा इसका बेस, आधारीय भाग। और हार्ट कैसे प्रेजेंट है, ये हार्ट है, ये कैसे प्रेजेंट है, वक्ष गुहा के अंदर दोनों लंग्स के बीच में ऐसे पीछे की तरफ झुका हुआ और इस साइड झुका हुआ, ये स्थिति रहती है हार्ट की। तो आगे बढ़ाते बात, साइज इसकी 12 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ होती है और 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ये थोड़ी आसपास वेरी कर सकती हैं। ठीक इसी प्रकार वजन भी वेरी कर सकता है, जो कि 300 ग्राम होता है। महिलाओं की बात करें तो 280 ग्राम हम लिख सकते हैं। वजन की बात होगी, कार्डियोलॉजी, इस संरचना का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। कार्डियो टर्म हार्ट से रिलेटेड है। हृदय की दीवार कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं। हृदय की जो दीवार है मोटाई में कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं, जो कि इसमें संकुचन और रिलैक्सेशन करने का काम करवाती हैं। 3 स्तर होते हैं इसके, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। हार्ट की दीवार के 3 स्तर होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। साथ ही हृदय में आवरण पाया जाता है जिसको पेरिकार्डियम बोल रहे हैं, और इसके भी 2 स्तर होते हैं पेरिकार्डियम के। इन दोनों स्तर के मध्य जो गुहा बनती है उसको पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और पेरिकार्डियल कैविटी में भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, वह द्रव्य इसको घर्षण से बचाता है। चूंकि हार्ट लगातार पंप करता रहता है तो दीवालों के साथ फ्रिक्शन, घर्षण से बचाता है, बाहरी आघात से बचाता है वह फ्लूइड। तो ये पेरिकार्डियल द्रव्य के फायदे होते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को और समझते हैं कि इनमें क्या क्या, इस पूरी संरचना में और क्या क्या स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये ब्लू कलर की महाशिरा है और ये दोनों फुसफुसीय शिरा है रेड कलर की, और ये फुसफुसीय धमनी है ब्लू कलर की, और ये वाली महाधमनी कहलाती है। अब बात करते हैं कौन कहाँ से आ रही है और कौन कहाँ जा रही है, कैसा रक्त लेके आ रही है और कैसा रक्त लेके जा रही है। तो हम शुरू करते हैं सिंपली यहाँ से। जो फुसफुसीय शिरा है, नाम से पता चल रहा है फुसफुसीय मतलब फुसफुस से रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है। तो ये लंग्स से आ रही हैं, 2 पेयर होती हैं, 2 तो इस तरफ से आ रही हैं, 2 इस तरफ से आ रही हैं, दोनों लंग्स से आ रही हैं और शुद्ध रक्त लेके आ रही हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि लंग्स में रक्त का शुद्धिकरण होता है, मतलब उसमें O2 मिला दी जाती है। तो ये O2 जनित रक्त लेके आ रही हैं। कितनी पेयर है? 2 पेयर है। नेम क्या है? फुसफुसीय शिरा, ठीक है, पल्मोनरी वेन बोलते हैं इंग्लिश में इनको। और ये दोनों ओपन होती हैं लेफ्ट एट्रियम में, बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से यह आ जाती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में या बाएं नीलय में, और बाएं नीलय से हार्ट इनको पंप करता है इस महाधमनी में, और महाधमनी में यह रक्त होता हुआ इसकी ब्रांचें निकल जाती हैं अपर साइड पे, जो कि बॉडी के अपर रीजन में शुद्ध रक्त लेके जाती हैं, और यह ऐसे आर्क बनाती हुई वापस नीचे उतरती हैं, जिसका हिस्सा यहाँ पर नजर आ रहा है, किसका? महाधमनी का। इसके बढ़ते हुए हिस्से को आरोही, असेंडिंग, और घटते हुए हिस्से को मतलब नीचे जाते हुए हिस्से को डिसेंडिंग अरोटा बोलते हैं, या महाधमनी बोल सकते हैं हिंदी में। तो यह नीचे वाले बॉडी के नीचे वाले रीजन में शुद्ध रक्त लेके जाती है। अब शुद्ध रक्त ऊपर भी पहुंच गया, नीचे भी पहुंच गया। सेल्स ने शुद्ध रक्त का उपयोग किया, उससे ऑक्सीजन ले ली, और सेल्स में बनी CO2 वापस ब्लड में मिक्स कर दी, और वहां से चलती है शिराएं, और यह शिराएं यहाँ आ रही हैं। सारी शिराएं मर्ज होके एक बड़ी शिरा बनाती हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी सारी शिराएं मर्ज होके एक बड़ी शिरा बनाती हैं। ये दोनों बड़ी शिरा इस राइट एट्रियम में दाएं आलिंद में आके खुलती हैं हार्ट के, और इसको बोलते हैं महाशिरा। ये सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा, दोनों महाशिराएं किसमें खुल रही हैं? राइट साइड के एट्रियम में, या बोल सकते हैं दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद से यह ब्लड कौन सा है? अशुद्ध, जिसमें CO2 मिश्रित है, इसीलिए इसको ब्लू कलर से बनाया है, जो राइट एट्रियम में आती है। राइट एट्रियम से यह ब्लड राइट वेंट्रिकल या दाएं नीलय में आता है, और दाएं नीलय से यह ब्लड इस फुसफुसीय धमनी में भेजा जाता है। ये फुसफुसीय धमनी इस राइट वेंट्रिकल या दाएं नीलय से कनेक्ट है, और यहाँ से होता हुआ यह ब्लड लंग्स में जाता है।
किसके द्वारा? फुसफुसी धमनी के द्वारा। ये आगे जाके ब्रांच हो जाती हैं, 2 ब्रांचें बना लेती हैं, और ये भी आगे जाके 2 ब्रांचें बना लेती हैं। तो यह दोनों आगे जाके लंग्स में जुड़ती हैं, और लंग्स में पहुंचने के बाद वहां पर इस रक्त का दोबारा ऑक्सीकरण होता है और इसमें O2 मिश्रित कर दी जाती हैं, और वह मिश्रित O2 वाला शुद्ध रक्त दोबारा से इन दोनों फुसफुसी शिराओं के द्वारा इस हार्ट में आ जाता है, और हार्ट इसे दोबारा पंप करता है और पूरी बॉडी में फैला देता है। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। साथ ही हम थोड़ी सी शिरा और महाधमनी और जो भी है इनकी बात करते हैं कि हार्ट से रक्त लेकर दूर जाने वाली सभी नलियों को हम धमनी बोलते हैं। ऐसी नलियां जो हार्ट से रक्त लेके हार्ट से दूर जा रही है शरीर के विभिन्न अंगों में, उनको हम धमनियां बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। और जो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त लेके आ रही है, अशुद्ध रक्त जो हार्ट की तरफ आ रही है और हार्ट में आके घुलती है, उनको हम शिराएं बोलते हैं। मतलब जो शरीर के विभिन्न भागों से चलती हुई हार्ट की तरफ बढ़ती हैं उनको शिराएं, और जो हार्ट से चलकर शरीर के विभिन्न भागों की तरफ जाती हैं उनको धमनी बोलते हैं। और आप सभी एक बात से वाकिफ हो कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। जो आपको हाथ पे ग्रीन कलर की नज़र आती हैं वो सब शिराएं हैं, उनमें अशुद्ध रक्त बह रहा है। अशुद्ध रक्त से मतलब है उनमें CO2 घुली हुई है। जो शुद्ध रक्त वाली धमनियां हैं वो और इंटरनल रीजन में हैं, वो हमें नज़र नहीं आती है, जिनमें कि शुद्ध रक्त बहता है और उसमें O2 मिश्रित हैं। अब छोटी सी बात एक और करते हैं यहाँ पर कि जो हार्ट की तरफ आती हैं उनको हम बोल रहे हैं शिराएं, और जो हार्ट से दूर जा रही है उनको बोल रहे हैं हम धमनी। तो यहां पर एक फुसफुसी शिरा नजर आ रही है आपको, जो कि हार्ट की तरफ आ रही है। बोल क्या रहे हैं? शिरा, क्योंकि हार्ट की तरफ आ रही है, लेकिन रक्त कौन सा लाती है? शुद्ध। तो यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखने योग्य चीजें हैं कि जो फुसफुसी शिरा है ये शिरा होकर भी शुद्ध रक्त लेके आती है हार्ट के अंदर। दूसरी बात, जो फुसफुसी धमनी है ये धमनी होकर भी रक्त हार्ट से चलती हैं, लंग्स तक जाती हैं और अशुद्ध रक्त लेके जाती हैं। तो ये 2 चीजें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य हैं कि फुसफुसी धमनी है, धमनी होते हुए भी अशुद्ध रक्त को कैरी करती हैं और लंग्स तक ले जाती हैं, और ये फुसफुसी शिरा है, शिरा होकर भी शुद्ध रक्त को कैरी करती हैं और लंग्स से हार्ट के अंदर आती हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पर इनकी। साथ ही हम थोड़ी सी और बात करते हैं कि कौन शुद्ध रक्त लेके आ रहा है, इसको थोड़ा फ्लो चार्ट से समझते हैं। जैसे कि ये आलिंद है, आलिंद के 2 भाग है, दायां और बायां, दायां और बायां, राइट एंड लेफ्ट। जो दायां आलिंद है, राइट ओरिकल या एट्रियम, उसमें अग्र महाशिरा ये वाली और पश्चिम महाशिरा ये वाली आके खुलती है। साथ ही एक और नाम नजर आ रहा है कोरोनरी शिरा। ये कोरोनरी शिरा वह शिरा है जो रक्त को हार्ट के अंदर से लेके आ रही है। भाई हार्ट भी एक संरचना है, एक ऑर्गन है, उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको भी ब्लड की जरूरत है, उसको भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, खुद हार्ट को। तो हार्ट के अंदर की शिराओं को लेके आती हैं और मर्ज होके यहाँ पर बना लेती हैं कोरोनरी शिरा, जो कि किस में ओपन हो रही है? दाएं आलिंद में, राइट एट्रियम में। तो अशुद्ध रक्त लेके आती हैं ये सभी, जिनमें CO2 प्रेजेंट है। अगर बाएं आलिंद की बात करें तो इसमें फुसफुसी शिरा ओपन होती हैं, 4 फुसफुसी शिरा जो कि शुद्ध रक्त लेके आ रही है लंग्स से, मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर निलय की बात करें तो दायां निलय और बायां निलय, जो दायां निलय है उसमें फुसफुसी ये धमनी निकलती हैं, ये फुसफुसी धमनी निकल रही है जो फुसफुस तक अशुद्ध रक्त लेके, CO2 वाले रक्त को लेके फुसफुस तक जा रही है। और जो बायां निलय है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या कर रहा है? महाधमनी निकलती है इससे, ये महाधमनी निकल रही है रेड कलर, जिसमें अपर ब्रांचेस जाती है और नीचे भी ब्रांचेस निकलती हैं, जो कि शुद्ध रक्त पूरे शरीर में फैलाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये बात रही यहाँ ऑल ओवर हार्ट की। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हृदय कपाट। हृदय कपाट में हमारे पास यहाँ पर 4 कपाट हैं, जिसमें से 2 तो कस्पिड वॉल है या बोलते हैं वलनीय कपाट, या 2 है हमारे पास अर्धचंद्राकार कपाट या सेमी न्यूलर वॉल। देखते हैं फर्स्ट ट्राइकस्पिड वॉल्व या त्रिवलन कपाट, जो कि पाया जाता है दाएं आलिंद और नीलय के बीच में। जो दायां आलिंद है ये वाला दायां आलिंद और दायां नीलय, इनके बीच में ट्राइकस्पिड कपाट पाया जाता है। यहाँ पर त्रिवलनीय कपाट, यहाँ पर त्रिवलनीय कपाट पाया जाता है। एक पाया जाता है बाइकस्पिड कपाट, द्विवलनीय कपाट,
जो कि बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में है, यहाँ पर बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में, जो कि फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ब्लड के फ्लो को। तीसरा कपाट है महाधमनीय अर्धचंद्राकार कपाट, ये एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल, जो कि पाया जाता है महाधमनी और बाएं निलय के बीच। ये रहा बायां निलय, बायां निलय और ये महाधमनी, ये बायां निलय और महाधमनी, ये जो महाधमनी है ये यहाँ से जा रही है, तो ये ग्रीन कलर का कपाट नजर आ रहा है, ये इसका कपाट है महाधमनी का, जो कि महाधमनी और बाएं निलय के बीच में पाया जा रहा है। इसको बोल रहे हैं महाधमनी अर्धचंद्राकार कपाट या एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल। फोर्थ है फुसफुसी अर्धचंद्राकार कपाट, जो कि दाएं निलय और फुसफुसी धमनी, ये रहा दायां निलय और फुसफुसी धमनी, ये ब्लू कलर की फुसफुसी धमनी और ये निलय, इनके बीच में यहाँ पर ग्रीन कलर से बना हुआ था पहले, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया रेड कलर से, ये है फुसफुसी अर्धचंद्राकार कपाट या पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल, जो कि दाएं निलय और फुसफुसीय धमनी के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गए कपाट। अब हृदय स्पंदन केंद्र की बात करते हैं, पॉइंट देख रहे हैं कुछ। हृदय स्पंदन केंद्र या गति निर्धारक बिंदु या गति प्रेरक या पेसमेकर बोल सकते हैं, जो कि पाया जाता है शिरा आलिंद गुंडी, ऐसे नोड बोलते हैं इसको, किसको? गति निर्धारक बिंदु को शिरा आलिंद गुंडी या ऐसे नोड बोलते हैं। और कहाँ पाया जाता है? दाएं आलिंद की भित्ति में, जो दायां आलिंद है ये वाला, इसकी भित्ति में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, उधर से, चारों पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। परकिंजे तंतु पेशीय तंतु होते हैं, जो कि इन निलयों की दीवार में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये निलयों की दीवार में, ये है परकिंजे तंतु, निलय की पार्श्व दीवारों में पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। हृदय ध्वनि की बात करें, दो प्रकार की ध्वनि है, लब और डब। लब जो ध्वनि है वो कस्पिड वॉल के बंद होने से आती है, कस्पिड वॉल के बंद होने से, कस्पिड कपाट के बंद होने से। और जो डब ध्वनि आती है वो अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने से। कस्पिड वॉल कहाँ है? ये आलिंद निलय के बीच में, आलिंद निलय के बीच में। और महाधमनी अर्धचंद्राकार कपाट और फुसफुसी अर्धचंद्राकार कपाट, जो ट्राइकस्पिड सेमिल्यूनर वॉल है, उनके बंद होने से आती है डब। ठीक है, अब हृदय चक्र की बात करें तो हृदय चक्र, हृदय की विभिन्न कर्मिक घटनाएं हृदय चक्र कहलाती हैं। ध्यान रखना बात, हृदय में होने वाले सिक्वेंशियल इवेंट्स ये कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र कहलाते हैं। 72 स्पंदन प्रति मिनट, एक मिनट में 72 बार धड़कता है हृदय एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अंदर। कितनी बीट होती है एक मिनट में? 72। और एक मिनट में 5 लीटर रक्त हृदय से निकलकर पंप होता है शरीर के विभिन्न अंगों में। मतलब एक मिनट में 5 लीटर रक्त को पंप कर देता है हृदय। तो एक मिनट में 5 लीटर ब्लड हृदय द्वारा शरीर में भेजा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कुछ पॉइंट से, हृदय धड़कन, हार्ट बीट, हार्ट बीट होती है 72 प्रति मिनट, मतलब एक मिनट में 72 बार हार्ट बीट करता है, जिसमें भ्रूणी स्टेज में यह 140 से 160 बार बीट करता है एक मिनट में। और हार्ट बीट का समय जो है वह 0.8 सेकंड का होता है, मतलब 0.1 सेकंड से भी छोटा, 0.8 सेकंड के अंदर हार्ट बीट कर जाता है, लब डब कर जाता है। और हार्ट बीट कंट्रोलर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा से हार्ट बीट कंट्रोल होती है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर 120 मापा जाता है और लो ब्लड प्रेशर 80 मापा जाता है। और यूनिट क्या है? mmHg। जो 120-80 mmHg है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, संकुचन अवस्था में 120 और शीतलन अवस्था में 80, मतलब सिस्टोलिक तो 120 और डायस्टोलिक 80 mmHg। रुधिर द्वारा धमनी पर लगाया गया दाब कहलाता है। ये ब्लड प्रेशर क्या है? जो रुधिर बह रहा है धमनियों के अंदर, वो धमनियों पे दाब लगाता है, उसको बोल रहे हैं हम ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर का मापक है स्पिग्मोमेनोमीटर, ये ब्लड प्रेशर का मापक है, जिससे हम जो यहाँ पर बैंड बांधते हैं जिससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है, उसको हम बोल रहे हैं स्पिग्मोमेनोमीटर। 180 प्रकुंचन दाब है, वही संकुचन वाला, और 80 शीतलन दाब है। ठीक है, और एक होती है नब्ज। नब्ज का मतलब है जैसे ये आपकी नाड़ी है और नाड़ी में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इसको बोल रहे हैं हम नब्ज। ये नब्ज होती है,
ये नब्ज होती है। जैसे ही ब्लड ने हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो ब्लड वेसल ऐसे एक्सपांड होके फिर ऐसे, फिर एक्सपांड होके फिर ऐसे, एकदम थोड़ी सी चौड़ी होके फिर सकड़ी होगी, फिर थोड़ी सी चौड़ी, मतलब उसके सामान्य अवस्था से थोड़ी फूल के आगे बढ़ती है, जिसको हम बोल रहे हैं नब्ज। नब्ज जिसको हम यहाँ पर कलाई की ब्लड वेसल्स में माप सकते हैं। ठीक है, अब बीपी मापक स्थान कौन सा है? बाईं भुजा, यहाँ पर नापते हैं हम बीपी को। और परिसंचरण तंत्र के अगर विकार की बात करें तो कौन कौन से विकार हो सकते हैं? तो एक विकार होता है वीरोसिस, मतलब वेन का विकार, जिसमें वेन के कपाट खराब हो जाते हैं और ज़्यादा देर तक खड़े रहने से पैरों की वेन फूल जाती है, उनमें ब्लड भर जाता है, इसको बोलते हैं वीरोसिस। और एक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब बीपी अधिक बीपी मापते हैं तो जो सिस्टोलिक है वह 140 आता है और जो डायस्टोलिक वो 90 आता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है। हाइपोटेंशन मतलब बीपी लो। इरिथ्रोकार्टिनिया का मतलब है कि जो आर्टरी से धमनियां हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उनमें ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोकार्टिनिया या इरिथ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब देख रहे हैं हम रक्त वाहिनियां। हमारा यहाँ पर हार्ट कंप्लीट होता है, हार्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो सारी कंप्लीट होती हैं। अब हम देख रहे हैं रक्त वाहिनियां, उसके बाद देखेंगे हम रक्त। तो रक्त वाहिनियों की बात करें तो सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है, जो कि बाएं नीलई से होके निकलती है। महाधमनी वो सबसे बड़ी महाधमनी है। और सबसे बड़ी वेन पश्चिम महाशिरा है, जो ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से से दो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा आती हैं, उनमें से जो निचले हिस्से से आ रही है पश्चिम इंफीरियर वेना केवा, वह होती हैं सबसे बड़ी वेन, जो कि दाएं आलिंद में खुलती हैं। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनी। भाई शरीर के सभी अंगों को शुद्ध रक्त की जरूरत होती है और हृदय में भी शुद्ध रक्त की जरूरत होती है, तभी तो वह अच्छे से वर्क करेगा। तो खुद हृदय के अंदर भी रक्त का फ्लो होता है धमनी के द्वारा, जिसको कोरोनरी धमनी कर रहे हैं, और वहां से अशुद्ध रक्त लेके आती है, वो होती है कोरोनरी वेन, जो कि दाएं आलिंद में खुलती है। अब इनकी संरचना देख रहे हैं, ये धमनी है, ये टीई टीएम टीई इनकी लेयर्स है, जिसमें सबसे बाहरी ट्यूनिका एक्सटर्ना और सबसे मिडल ट्यूनिका मिडल या ट्यूनिका मध्यमा और ट्यूनिका इंटरना जो सबसे आंतरिक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहरी, ट्यूनिका मीडिया सबसे मिडल और ट्यूनिका इंटरना सबसे आंतरिक, और बीच में पाई जाती है ल्यूमेन, जिसमें ब्लड फ्लो होता है। इसकी ल्यूमेन सकड़ी होती है धमनी की, इसकी ल्यूमेन चौड़ी होती है। देखते हैं क्या अंतर है इनमें। रक्त हृदय से अंग की तरफ आता है, धमनियों में जो रक्त बहता है वह शुद्ध रक्त बहता है, और हृदय से रक्त निकलकर अंगों में जाता है शुद्ध रक्त। पर एक अपवाद, एक जो फुसफुसी धमनी है वह शुद्ध रक्त के बजाय अशुद्ध रक्त लेके जाती है फुसफुस में, तो ये एक अपवाद है फुसफुसी धमनी का। लाल रंग होता है इनका, गहराई में उपस्थित होती है, और कलाई व गर्दन की धमनी गहराई में नहीं होती है, ये अपवाद है। दीवार इनकी चौड़ी व गुहा संकड़ी होती है। दीवार तो क्या होती है? चौड़ी, लेकिन गुहा संकड़ी होती है। इनके कंपैरिजन में बोल रहे हैं हम। रक्त का प्रवाह अधिक दाब से बहता है। रक्त का प्रवाह अधिक दाब से इसलिए बहता है क्योंकि हार्ट लगातार पंप कर रहा है, और डायरेक्ट पंप होते ही ब्लड किन में बह रहा है? धमनियों में, इसलिए यहाँ रक्त का प्रवाह ज्यादा होता है, अधिक दाब होता है। कपाट इनमें अनुपस्थित होते हैं, और पिचकती नहीं है ये, क्योंकि इनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, पिचकती नहीं है, थोड़ी कड़क होती है ताकि ब्लड का ब्लॉकेज नहीं हो। अब शिरा की बात करें तो रक्त अंगों से हृदय की तरफ लेके आती है। अशुद्ध रक्त CO2 वाला रक्त यह अंगों से हृदय की तरफ लाती है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है, जो फुसफुसी शिरा है वो फुसफुस से शुद्ध रक्त लेके आ रही है हृदय की तरफ, O2 वाला रक्त। नीला रंग होता है इनका, सतह पर स्थित होती है, नजर आती है सामान्यतः, और दीवार पतली पर गुहा चौड़ी होती है। इसके कंपैरिजन में इसकी दीवार तो पतली है लेकिन गुहा चौड़ी होती हैं। ठीक है, और इनमें रक्त प्रवाह कम दाब से बहता है, क्योंकि रक्त जैसे पैरों से ऊपर की तरफ आ रहा है हृदय में, तो रक्त का दाब कम होता है इनमें। और इनमें कपाट उपस्थित होते हैं। कपाट इसलिए उपस्थित होते हैं कि जो रक्त ऊपर आ रहा है वो नीचे नहीं चला जाए दोबारा, इसलिए इनमें कपाट होते हैं। ठीक है, और पिचक सकती हैं, ये इनके पिचकने की संभावना रहती है। अब है सबसे माइन्यूट केशिकाएं। केशिकाएं रक्त वाहिनियों का पतला रूप है और धमनी तथा शिरा के बीच उपस्थित होती हैं ये, और O2 और CO2 तथा पोषक पदार्थों के एक्सचेंज का यह प्रमुख स्थान होता है। अब इनको अगर हम देखें एक किसी फ्लो चार्ट में, कि जैसे ये हार्ट है, ये हार्ट है, हार्ट से चली धमनी, धमनी चली अंगों तक पहुंची, अंगों के वहां जाके कैपिलरी में बढ़ जाती है,
और कैपिलरी में बढ़ जाती है, यहाँ एक्सचेंज हो जाता है, CO2 वापस इसमें घुल जाती है और O2 टिश्यू को O2 टिश्यू को दे दी जाती है। ठीक है, तो ये हार्ट से चली धमनी O2 वाला रक्त लेके और कैपिलरी आ गई, ये कैपिलरी है माइन्यूट सी, कैपिलरी से एक्सचेंज हो जाता है CO2 O2 का और वापस आगे जाके इसका नेम चेंज हो जाता है और फिर अपन इसको बोलते हैं वेन, शिरा बोलते हैं, जो कि दोबारा हार्ट को ज्वाइन करती है। तो ये इनका फ्लो चार्ट रहता है, यहाँ से वेन स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो रहा हार्ट, ये धमनी, ये केशिकाएं और ये शिरा, और ये दोबारा जाके ऐसे हार्ट को ज्वाइन कर लेती हैं। ये रहता है शरीर में इनकी स्थिति। अब हम देख रहे हैं रक्त। हार्ट की स्ट्रक्चर देख ली हमने, ब्लड वेसल्स देख ली, अब देख रहे हैं हम रक्त। स्टडी ऑफ ब्लड कहलाता है हेमेटोलॉजी, और रक्त का निर्माण भ्रूण स्टेज में लिवर और स्प्लीन, यकृत और प्लीहा में होता है, और एडल्ट स्टेज में रेड बोन मेरो या लाल अस्थि मज्जा में होता है, जो बोन के अंदर, बड़ी बोन के अंदर पाई जाती हैं। पीएच इसकी 7.4 होती है, स्लाइटली क्षारीय, और 5 to 5.5 लीटर रक्त पर 70 kg के व्यक्ति में प्रेजेंट होता है। मतलब अगर कोई 70 kg का व्यक्ति है तो उसमें 5 से 5.5 लीटर रक्त प्रेजेंट रहेगा। ब्लड का मतलब है प्लाज्मा प्लस रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा एक फ्लूइड है, रक्त कणिकाएं एक सॉलिड पार्ट है। तो प्लाज्मा प्लस रक्त कणिकाएं और मैट्रिक्स मिलकर ये ब्लड बनाती हैं। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल होता है प्लाज्मा, और रक्त के आयतन का 55% होता है ये, जिसमें 90 से 92% तो जल और 6 से 8% प्रोटीन और कुछ खनिज लवण पाए जाते हैं, जैसे NaCl वगैरह। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम प्रोटीन देखें, मुख्य प्रोटीन, तो फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन प्रोटीन इसमें पाई जाती है, मुख्य प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर। साथ ही इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड भी पाए जाते हैं। एंटीबॉडी तथा रक्त प्रतिस्पंदन हिपेरिन इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर प्लाज्मा में थक्का स्कंदन कारक अगर अनुपस्थित है या उनको निकाल दिया जाए तो इसे हम कहेंगे सीरम। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। RBC जिसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, WBC जिसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और नेक्स्ट हम लेंगे प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। तो इनके फीचर देख रहे हैं, सॉलिड पार्ट है ये, 45% कुल रक्त का ये बनाती हैं। फर्स्ट है RBC इरिथ्रोसाइट या लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पकल्स, जिसकी साइज है 7.5 से लेकर 8.7 माइक्रोमीटर। ठीक है, ल्यूहेनवोक ने इनको डिस्कवर किया सबसे पहले, और इनकी जो संख्या है वह है 50 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर बोल सकते हैं, या 50 से 55 लाख प्रति 100 ml। ठीक है, 120 दिन इनका जीवन काल होता है। केंद्रक और कोशिकांग इनमें एब्सेंट होते हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, कोशिकांग सभी एब्सेंट होते हैं। अपवाद स्वरूप ऊंट की जो रेड ब्लड कार्पकल से RBC उसमें केंद्रक पाया जाता है। WBC की अगर बात करें तो ल्यूकोसाइट बोलते हैं इनको, श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, या व्हाइट ब्लड कार्पकल्स इसकी फुल फॉर्म होती है। रंगहीन होती हैं, भक्षक कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जो भी फॉरेन और हार्मफुल सेल्स होती हैं उनको भक्षण कर जाती हैं, और इसकी संख्या होती है 6000 से 8000 पर mm, या बोल सकते हैं क्यूबिक मिलीमीटर, या पर 100 ml। और कम समय तक इनका जीवन काल होता है, लगभग 10 से 15 दिन इनका जीवन काल होता है। अब इनके भी प्रकार हैं जो हम देख रहे हैं। WBC के प्रकार में न्यूट्रोफिल्स है जो संख्या में सबसे अधिक होती हैं, न्यूट्रोफिल्स। फिर है बेसोफिल जो संख्या में सबसे कम है, हिपेरिन का स्त्रवण करती है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। मोनोसाइट भक्षण कोशिका बोलते हैं इसको, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सबसे बड़ी होती है ये। ठीक है, सबसे बड़ी। एसिडोफिल्स एलर्जिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेती है, जो भी एलर्जिक क्रियाएं होती है उनमें यह योगदान देती है, उनमें भाग लेती हैं। और लिम्फोसाइट 2 टाइप की होती हैं, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट थाइमस में बनती हैं और B लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनती है। तो ये इनके यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर बनती है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। थर्ड टाइप देख रहे हैं हम कणिकाओं का, ब्लड में प्रेजेंट हम रक्त कणिकाएं देख रहे थे, उसमें प्लेटलेट देख रहे हैं थर्ड टाइप, जिनको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। 1.5 से 4.5 लाख प्रति 100 ml होती हैं ये, मतलब 1.5 से 4.5 लाख
प्रति 100 ml में ये प्रेजेंट होती हैं। रुधिर थक् का पदार्थ इनमें उपस्थित होते हैं, इन्हीं की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। अब देख रहे हैं नेक्स्ट ब्लड ग्रुप। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप लैंड स्टीनर है। टाइप्स देख रहे हैं हम ब्लड ग्रुप के। टाइप्स जो है वो 4 टाइप के हैं, ए बी और ओ। यहाँ पर टेबल में ये आरबीसी पर एंटीजन की उपस्थिति और प्लाज्मा में एंटीबॉडी की उपस्थिति के बेसिस पे टेबल बनाई गई है कि जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होता है आरबीसी के ऊपर, ठीक है, लेकिन प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी बनी रहती है। साथ ही बी की बात करें तो एंटीजन बी लेकिन एंटीबॉडी ए बनती है, और ए बी का एंटीजन तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसका एंटीजन ए बी, लेकिन यहाँ पर दोनों की प्रेजेंस की वजह से एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, और ओ पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है और इसमें एंटीबॉडी ए एंड बी होती है। अब बात करें कि कौन किसको रक्त डोनेट कर सकता है या कौन किससे रक्त ले सकता है, तो ये यहाँ पर हर एक अपने आप से ले सकता है। ओ खुद से ले सकता है, ए जो जिसका रक्त समूह ए है वह खुद से ले सकता है, मतलब किसी रक्त समूह ए वाले से ले सकता है। साथ ही जिसका रक्त समूह बी है वह रक्त समूह बी वाले से ब्लड ले सकता है। जिसका रक्त समूह ए बी है वह रक्त समूह ए बी से ब्लड ले सकता है। लेकिन साथ ही ये बात करें तो जो ओ है वह सर्वदाता है, मतलब जो ओ है वह सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। ओ जो है वह सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, मतलब यहाँ पर एंटीजन एब्सेंट होने के कारण यह सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है ओ। लेकिन ए बी सर्वग्राही है, यह सभी से ब्लड ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता, इसलिए ओ सभी को ब्लड दे सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता बोलते हैं। ओ जो ब्लड ग्रुप है वो सभी को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन बी जो ब्लड ग्रुप है वह सिर्फ ए बी वाले को ही, जो ए बी ब्लड ग्रुप है वह सिर्फ ए बी वाले को ही चढ़ाया जाता है, वह किसी को नहीं चढ़ाया जाता। और ये सभी से ले सकता है। ए बी वाले को सभी प्रकार का ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। ए बी वाले को ए बी चढ़ाया सकता है, बी बी और ओ बी चढ़ाया जा सकता है, ठीक है, सभी प्रकार का चढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं आरएच फैक्टर की। आरएच फैक्टर भी एक रिसस मंकी में खोजा हुआ एंटीजन है, जो कि किसने खोजा, लैंड स्टीनर और विनार्ड के द्वारा खोजा गया। यह भी एक प्रकार का एंटीजन है जो रिसस मंकी में मिला था। रिसस मंकी का नाम है रिसस, उसके नाम पे ही आरएच दिया गया है। तो आरएच फैक्टर आरबीसी पे प्रेजेंट है। आरबीसी पे अगर ये प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, और आरबीसी पे अगर ये अनुपस्थित है तो आरएच नेगेटिव बोलते हैं। जिन लोगों में आरएच फैक्टर प्रेजेंट है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, जिन लोगों में आरएच फैक्टर एब्सेंट है उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। जैसे बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। बी पॉजिटिव की बात करें तो उसमें एंटीजन आरएच प्रेजेंट है, इसलिए उसको बी पॉजिटिव बोल रहे हैं, और जिसमें एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, आरएच एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, उसको बी नेगेटिव बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार सभी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ऐसे रहेंगे। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव का सिलसिला है वह इसके चक्कर में है, किसके, आरएच फैक्टर के, जो कि एक एंटीजन है आरबीसी पे प्रेजेंट होता है। तो ये बात कर ली हमने यहाँ पर आरएच फैक्टर की। साथ ही एक टर्मिनोलॉजी आती है इरिथ्रोब्लास्ट फिटेलिसिस। इरिथ्रोब्लास्ट फिटेलिसिस का मतलब है, यहाँ पर एक बात समझने योग्य यह है कि जो आरएच पॉजिटिव होता है वह डोमिनेंट होता है, मतलब माता और पिता दोनों में से अगर कोई भी एक आरएच पॉजिटिव है तो उनका चाइल्ड हमेशा आरएच पॉजिटिव आएगा। तो आरएच पॉजिटिव डोमिनेंट होने के कारण माता और पिता में से किसी के भी एक में आरएच पॉजिटिव है तो उनका बेबी हमेशा पॉजिटिव आएगा, और जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होएगी तो बेबी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव बेबी से सीक्रेट होने वाला ब्लड जब डिलीवरी होएगी तो प्लेसेंटा से कुछ ब्लड मदर के अंदर चला जाएगा। माना कि मदर नेगेटिव है और पिताजी पॉजिटिव है, तो मदर नेगेटिव है तो जो फीटस से, एम्ब्रियो से, जो चाइल्ड से, जो प्लेसेंटा से जो ब्लड मदर के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा तो मदर के अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी। जब उनकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी होएगी, सेकंड चाइल्ड होएगा, तो यकीनन वह भी आरएच पॉजिटिव होएगा, क्योंकि आरएच पॉजिटिव डोमिनेंट एंटीजन है, तो उसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव रहेगा और मदर का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव। तो यह एंटीबॉडी जो पहले बनी थी मदर के अंदर वह फीटस में ट्रांसफ़र कर जाएगी और फीटस को किल कर सकती है, उसकी आरबीसी को नष्ट कर सकती है, तो वह सक्सेस नहीं जाएगी। कुछ पॉइंट हम लिम्फ के भी देख रहे हैं। हल्के पीले रंग का तरल है, रुधिर आयतन पर यह नियंत्रण करता है। कैसे करता है अभी देखेंगे। आरबीसी इसमें एब्सेंट होती हैं लेकिन प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी इसमें पाई जाती हैं। डब्ल्यूबीसी की मात्रा इसमें अधिक होती है और एक्सक्रिएटरी मटेरियल भी इसमें ज़्यादा होता है, CO2 इसमें ज़्यादा होती है, और स्कंदन क्षमता इसकी कम होती है
ब्लड की तुलना में, आरबीसी की तुलना में, ब्लड की तुलना में। प्रवाह अंगों से हार्ट की तरफ, जो अंग है वहां से इसका प्रवाह हार्ट की तरफ बढ़ता है और ये जो लिम्फ होता है यह शिराओं में डाल दिया जाता है। कैसे डालते हैं? जैसे ये है, ये धमनी है एक, ये लिम्फ बनता कैसे है? यहां पर बनता है केशिकाओं के पास में। जैसे धमनी से शुद्ध रक्त आया, अब शुद्ध रक्त आया और यहां पर इसने O2 दी टिश्यू को और CO2 लेके गया, लेकिन यहां पर कुछ छनित्र इकट्ठा हो जाता है केशिकाओं के पास में, कुछ इसका ब्लड का कुछ हिस्सा यहाँ पर छन जाता है जिसको हम लिम्फ बोल रहे हैं, जिसमें आरबीसी एब्सेंट है। अब यह छनता जाता है तो इसको वापस शिराओं में डालना जरूरी रहता है, इसलिए यहाँ से निर्माण होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, यहाँ से बनती हैं यह लिम्फ वेसल्स और यह आगे जाकर दोबारा इस फ्लूइड को, जो यहाँ पर छन गया था एक्स्ट्रा फ्लूइड, उस फ्लूइड को दोबारा आगे जाके शिराओं में डाल दिया जाता है ताकि यहाँ पर फ्लूइड का जो आयतन है वह मेंटेन रखे, रुधिर आयतन पर नियंत्रण रखता है ये। तो ये होता है इसका फ्लो चार्ट, या कैसे ये वर्क करता है कि केशिकाओं से बनता है और शिराओं में जाके इस लिम्फ को डाल दिया जाता है। अब स्प्लीन देख रहे हैं जो कि आरबीसी का कब्रिस्तान है, ब्लड बैंक भी बोलते हैं इसको। सबसे बड़ी लसीका ग्रंथि ये गांठ होती है, ये गहरा लाल कलर होता है इसका, सेम के समान, सेम के बीच के समान इसकी आकृति होती है। कार्य इसके हैं, मृत आरबीसी का भक्षण करती है, भ्रूणावस्था में आरबीसी बनाती है, एंटीबॉडी पदार्थों का निर्माण करती हैं और आयरन का यह संग्रह है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र।